वृष राशि के जातक जिनका राशि स्वामी शुक्र, शुक्र प्रेम, शुक्र सौंदर्य, शुक्र ललित कलाएं, शुक्र पत्नी, शुक्र वैभव, शुक्र क्रिएटिविटी और शुक्र संतति। शुक्र वो जीवन, या ऐसा समझ लीजिए वो अंश जहां से जीवन शुरू होता है, वो शुक्र है। तो वृष राशि के जो जातक हैं वो मधुर, क्रिएटिव, बहुत झुककर नम कर चलने वाले, मधुर स्वभाव, सौंदर्य के धनी। सौंदर्य से मेरा मतलब आत्मिक और बाहरी दोनों सौंदर्य हैं। यहाँ अंदर से भी सुंदर होते हैं और बाहर से भी सुंदर होते हैं, क्योंकि राशि का स्वामी संजीवनी विद्या जानने वाला शुक्र है। ये दूसरों के जीवन में संजीवनी शक्ति को फूंक देते हैं। संजीवनी शक्ति का अर्थ है फिर से जीने की इच्छा। तो ये खुद तो जीने की इच्छा रखते ही हैं, साथ साथ जिसके साथ बैठते हैं वहां खुशी, खिलखिलाहट, एक हंसी खुशी मस्ती का माहौल क्रिएट कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक का समय इन वृष राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। इस महीने कालसर्प योग सभी राशियों के लिए बन रहा है। कालसर्प योग का अर्थ समझिए, जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच होते हैं तो इसको हम काल सर्प योग कहते हैं। राहु और केतु स्वरभानु राक्षस के शरीर के कटे हुए दो हिस्से हैं। अमृत पान करने के बाद जब उसके सिर को काट दिया गया था तो ऊपर वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु कहलाया। भले ही अमृत पान करने के बाद स्वरभानु राक्षस से देवताओं की श्रेणी में तो आ गया, पर प्रवृत्तियां तो राक्षस वाली ही हैं। तो राहु और केतु दोनों की जो आइडेंटिटी है वो एक नेगेटिव आइडेंटिटी है। अब जब बाकी ग्रह, जैसे यहाँ राहु है, राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, ये दो नॉड्स हैं। बाकी ग्रहों को आप पिंड रूप में आसमान में देख सकते हैं, राहु और केतु को नहीं देख सकते। तो जब, लेकिन उनका प्रभाव इतना है, उनका फोर्स इतना है कि वो दिखे या नहीं दिखे, उनका मानव जीवन पर या बाकी चीजों पर प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब जब ये आमने सामने और यहां से लेके यहां तक बाकी ग्रह इनके बीच में आ गए तो क्या होगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट लगभग सभी ग्रहों पर होगा। नाम बहुत भयंकर है कालसर्प योग का, उतना डरने जैसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि इसका बिल्कुल भी कोई असर हम पर नहीं होगा। होगा। अब क्या असर होगा वो बतलाती हूँ। हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे एक्शंस में, हमारी भावनाओं में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाएगी। हम हर चीज को नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखेंगे। थोड़ा सा क्रोध ज्यादा हो सकता है, थोड़े झगड़े ज्यादा हो सकते हैं, है ना। विशेष रूप से ये एक ऐसा समय है जब बृहस्पति भी अस्त होंगे। अस्त ग्रह में जब बृहस्पति के घर पर आऊंगे तो आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन कुल मिलाकर के मोटे तौर पर ऐसा मान लीजिए कि बृहस्पति वो ज्ञान है, अध्यात्म है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करके रखता है अपनी नॉलेज से, अपनी अच्छाई से। सतोगुण है बृहस्पति, तो सतोगुण को हमारे जीवन में भर भर के रखता है। जब बृहस्पति भी अस्त होगा तो सतोगुण की भी कमी थोड़ी सी हो जाएगी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी रेमेडी इसकी आपको शुरू में ही बतला देती हूँ, जब बाकी 12 घर डिस्कस करने के पहले। राहु के लिए घर में कपूर रखिए, किसी भी क्रिस्टल बॉल में खोल करके कपूर रख दीजिए, घर के एंट्रेंस पर तो जरूरी रखिए। और केतु के लिए चींटियों को चीनी और आटा मिला करके दीजिए। अगर ये 2 रेमेडीज आप कर लेते हैं तो काफी हद तक काल सर्प योग का असर आप पर नहीं होगा। शुरू करें पहले घर से। तो पहले घर में मंगल मार्गी और उदित है वृष राशि में, यानी कि आपके लग्न में, यानी कि आपके प्रथम भाव में। लग्न हम खुद हैं, हमारा शरीर, सिर के बाल से और पैर के नाखून तक हम ही लग्न हैं। हमारा दिल, दिमाग, हमारी 5 इंद्रियां, हमारे हाथ पैर, सब कुछ लग्न में आता है।
आत्मा भी लग्न में ही आती है। अब क्या होगा जब मंगल लग्न में बैठा होगा? मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है हमारे शरीर की। मंगल हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है। मंगल हमारा टोटल शरीर जो है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और हम सभी भूमि पुत्र हैं, तो मंगल भूमि पुत्र है। जब मंगल उदित और मार्गी अवस्था में, यानी कि बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, प्रथम भाव में, क्या होगा? आप बहुत तरोताजा रहेंगे, बहुत एनर्जाइज्ड रहेंगे, दौड़ दौड़ कर काम करेंगे। और मंगल गति भी है, स्पीड भी है मंगल। जो काम जीवन के रुके हुए थे उनमें तेजी आएगी। मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने पिता से सीखी, वही मेरे गुरु थे। वो कहते थे कि हर प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुण धर्म हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। तो मंगल इन सारी अच्छाइयों के साथ, क्योंकि सेनापति है, क्रोध भी देता है। सेनापति जब तक क्रोध में नहीं आएगा तब तक तलवार कैसे चलाएगा, है ना? तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। बात करें दूसरे घर की, तो यहाँ मिथुन राशि है। 16 तारीख तक यहाँ पर सूर्य हैं और बुध वक्री हैं और अस्त हैं। 26 तारीख से बुध मार्गी हो जाएंगे। सूर्य यहाँ सम राशि में है, तो 15 तारीख से मैं बात कर रही हूँ, तो 2 ही दिन सूर्य यहाँ रहेंगे। लेकिन सूर्य का दूसरे घर में होना बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाता है। अब बुध तो स्वग्रह ही है, अपने ही घर में है, तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अस्त है। आप अस्त ग्रह को समझिए पहले। अस्त ग्रह क्या होता है? जब कोई ग्रह मूवमेंट करते हुए, क्योंकि सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, सभी घूमते रहते हैं ना, सूर्य के बहुत करीब से गुजरता है या सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की आभा, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। तो क्या होता है कि उसके अधिकार सूर्य के पास चले जाते हैं, राजा के पास चले जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर प्लैनेट है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, खुद की एक जो अलग पहचान है, उसको खो देता है। लेकिन अस्त ग्रह हमेशा बुरे नहीं होते। बालक है बुध, राजकुमार है बुध, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यंग प्लैनेट है बुध। भले ही बुद्धि का देवता है, ज्ञान का देवता है, मैनेजमेंट संभालता है, बैंकिंग संभालता है, ऑडिट संभालता है, सॉफ्टवेयर संभालता है, तो भी है तो बालक ही। एक बालक के अधिकार जब राजा अपने हाथ में ले लेगा कि बेटा तुम बैठो, मैं डिसाइड करूंगा, तो क्या होगा? उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो परिपूर्ण होगी। किस किस चीज से? समझदारी से, प्रभुत्व से, जीवन के अनुभव से। इस समय जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कुटुंब में कोई बड़ा आपके बिहाफ पर करेगा। विशेष रूप से पिता, सूर्य पिता का कारक है। अगर पिता नहीं तो कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा इंसान जिसे आप पिता रूप मानते हैं, मान लीजिएगा उनकी डिसीजन मेकिंग। उसका एक कारण है कि जब भी कभी बुध सूर्य से अस्त होगा, बुध की जो भी डिसीजन मेकिंग सूर्य करेगा, क्योंकि वो राजा है। तो खासतौर से बुध तो एक बालक है, बुध एक सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, टफ डिसीजंस नहीं ले सकता। टफ डिसीजन भी लाइफ में जरूरी है भाई, वो सूर्य लेगा आपके बिहाफ पर, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होगे तो कट जाओगे, खा जाएंगे लोग। तो इस समय जीवन के कुछ टफ डिसीजंस, कुछ कठोर निर्णय आपके बिहाफ पर परिवार का कोई मुखिया, परिवार का कोई बड़ा आदमी या कोई ऐसा इंसान जिसे आप पिता स्वरूप मानते हैं, वो लेगा। धन के संचय से रिलेटेड भी, क्योंकि दूसरा घर धन का संचय भी है, धन के संचय से रिलेटेड कुछ टफ डिसीजन मेकिंग होगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ करने हैं, ऐसे करने हैं, पैसा यहाँ लगाना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। मैनेजमेंट से रिलेटेड भी होंगे, क्योंकि बुध मैनेजमेंट भी है। तो जो भी कोई घर का बुजुर्ग आपके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करता है, प्रेम से, शांति से उसकी बात मान लीजिएगा। 26 तारीख से जब बुध मार्गी हो जाएगा तब तो आप अपने डिसीजन मेकिंग खुद करेंगे, क्योंकि तब बुध सूर्य के प्रभाव से निकल जाएगा। लेकिन 26 तक मान लीजिएगा। राहु की यहाँ पंचम दृष्टि है। तब जब राहु शतभिषा से धनिष्ठा में जा रहा है, अभी ट्रांजिट में देखिए, कोई भी प्लैनेट एकदम से किसी दूसरे नक्षत्र में नहीं पहुंच जाता है, उसको समय लगता है। तो जब वो चल रहा है, जब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जा रहा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जब मूव करता है तो एक समय ऐसा होता है जब उस पर दोनों का असर होगा, क्योंकि वो उस समय दोनों के बॉर्डर लाइन से गुजर रहा है। इस समय राहु की वो स्थिति है, शतभिषा से निकल रहा है, धनिष्ठा में जा रहा है।
तो दोनों का इम्पैक्ट होगा राहु पर। जब राहु की दृष्टि होगी तो धनिष्ठा और शतभिषा दोनों का असर होगा। कुछ शुभ घटनाएं, लेकिन मंगल है स्वामी धनिष्ठा का, कुछ कठोर निर्णय है ना। धनिष्ठा धन का भी स्वामी है। दूसरे घर में जो बात हुई वापस वही बात बता रही हूँ। तो फैमिली से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आपके जीवन में बड़े होने वाले हैं, और जो आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो इट्स गोइंग टू बी गुड, क्योंकि कोई तजुर्बेकार, कोई एक्सपीरियंस्ड, कोई नॉलेजेबल इंसान अगर आपके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करता है तो इट्स नाइस फॉर यू। तीसरे घर में सूर्य है 16 जुलाई से, बृहस्पति यहाँ उच्च है, मार्गी हैं, अतिचारी हैं, पुष्य में हैं, और 17 जुलाई से 8 अगस्त तक अस्त रहेंगे। अब देखिए, पहले मैं सूर्य को डिस्कस करती हूँ, बाद में बृहस्पति को डिस्कस करूंगी। सूर्य चंद्रमा के घर में मित्र है, तीसरा घर पराक्रम है, सूर्य पिता है, सूर्य सरकार है, सूर्य बॉस है। फिर वही दिखा रहा है, पराक्रम का घर है, तीसरा मेहनत का घर है, तीसरा रिस्क टेकिंग का घर है, तीसरा कम्युनिकेशन का घर है, तीसरा यात्राओं का घर है, तीसरा हॉबीज का घर है, तीसरा फिजिकल एबिलिटीज का घर है, तीसरा। यहां सूर्य के होने का अर्थ पहले समझ लीजिए, बृहस्पति को बाद में डिस्कस करूंगी। सूर्य जब यहां होगा, सूर्य तेज, प्रताप, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा, सूर्य ऑटोक्रेसी, सूर्य डोमिनेंस, सूर्य ईगो, सूर्य अहंकार। आपकी कम्युनिकेशन में जबरदस्त ईगो होगा, माय वे और हाईवे। मैंने कह दिया तो कह दिया। कारण बृहस्पति भी अस्त। अब बृहस्पति के अस्त होने का अर्थ समझाती हूं। सूर्य राजा है, बृहस्पति देवगुरु। अब देवगुरु और राजा अगर एक ही कक्ष में आकर के बैठे हैं एक साथ, तो क्यों आए हैं, कब बुलाया जाता है? राजा देवगुरु के घर चल करके गया है, या देवगुरु राजा के घर चल के आया? यहाँ तो दोनों किसी दूसरे के घर में मिल रहे हैं, चंद्रमा के घर में दोनों मिल रहे हैं। कब कब मिलते हैं? जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेना हो। लेकिन अब क्या होगा, सूर्य राजा, उसने बुलाया तो सही बृहस्पति को कि आ जाओ तुम्हारी सलाह चाहिए, लेकिन बृहस्पति अस्त सूर्य से फिर वही हो गया। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स में बृहस्पति की ऊर्जा, बृहस्पति का प्रकाश, बृहस्पति की ग्रेविटेशनल फोर्स लॉस्ट। देवगुरु की आइडेंटिटी खत्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राजा आपसे सलाह मांगेगा तो सही, लेकिन उसको मानेगा नहीं। राजा कठोर और क्रूर निर्णय लेने वाला है, जो धर्म के खिलाफ हो सकते हैं, नीति के खिलाफ हो सकते हैं। क्योंकि देवगुरु धर्म और नीति के खिलाफ नहीं जाएगा, वो तो कहेगा नहीं भाई मेरे हिसाब से गलत है, मत करो। आपने मुझे सलाह देने के लिए बुलाया है, सलाह दे रहा हूं, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सही है, ये गलत है। राजा कहते हैं हट जाओ, आपने सलाह दे दी, आपका काम खत्म हो गया। डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी माइन, निर्णय मेरा, और मेरा निर्णय राष्ट्र के हित में होगा। यहाँ धर्म और अधर्म की बात ही खत्म हो जाती है जब बात युद्ध की है, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की है। तो क्या होगा, आपके घर का कोई बुजुर्ग, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है, तीसरा घर भी वही दिखा रहा है, कोई कठोर निर्णय आपके लिए, जिसमें नैतिकता धर्म जैसी कोई चीज नहीं होगी। क्योंकि बृहस्पति को तो मुंह सिल के बंद कर दिया उन्होंने, उनका चुपचाप बैठ जाइए एक तरफ, सलाह दे चुके आप, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बृहस्पति अस्त का अर्थ ये है। तीसरा घर कम्युनिकेशन है, तीसरा घर जैसे कि मैंने कहा पराक्रम है। कोई बड़ा रिस्क टेकिंग आपके बिहाफ पर कोई बड़ा लेगा, रिस्क टेकिंग का घर है तीसरा। जब बृहस्पति 8 अगस्त को उदित हो जाएंगे, उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्योंकि उच्च के हैं यहाँ, पावरफुल है। तो इट विल बी अ टसल बिटवीन द किंग एंड द सेंट, राजा और राजगुरु में कुल मिलाकर के ये टसल की स्थिति होगी। क्योंकि वो भी उच्च स्थिति में बैठा है, बहुत पावरफुल स्थिति में बैठा है इस समय। बृहस्पति अतिचारी है, बहुत पावरफुल है इस समय। कोशिश करेगा राजा उसकी बात माने, राजा मानेगा नहीं, क्योंकि राजा तो राजा है।
तो इस समय एक द्वंद की स्थिति आप में और आपके किसी फैमिली हेड में, आप में और आपके बॉस में, आप में और किसी परिवार के मुखिया के बीच चलेगी, और आपकी चलेगी नहीं, चलेगी फैमिली हेड की। पुष्य में है बृहस्पति, अब वो भी आखिर देवगुरु है। पूरी तरह हार तो मानेंगे नहीं, पूरी तरह तो सूर्य के बस में आ नहीं जाएंगे, पूरी तरह तो सरेंडर नहीं कर देंगे, क्योंकि अस्त ग्रह सिर्फ अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज करता है, पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है। तो क्या होगा, कुछ हद तक वो डिप्लोमेसी से, पोलाइटली, या जिस भी तरह समझ लीजिए, अपनी बात को मनवाएंगे। राजा के क्रूर निर्णयों को, कठोर निर्णयों को कुछ हद तक विनम्र करेंगे। आपके जीवन से रिलेटेड जो निर्णय हैं, जिनमें आप रिस्क टेकिंग करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पराक्रम करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं, उसमें पहले कठोर निर्णय लिए जाएंगे और बाद में उन्हीं कठोर निर्णयों को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाएगा। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ केतु और शुक्र हैं, दोनों ही शत्रु राशि में बैठे हैं, क्योंकि सूर्य के घर में बैठे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि केतु और शुक्र आपस में मित्र हैं। चौथा घर माता है, भूमि, भवन, वाहन है, काल पुरुष का हृदय स्थान है, पब्लिक डीलिंग है। यहाँ केतु और शुक्र दो मित्र जब होंगे तो केतु क्रिस्टल है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पिताजी से एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो वो कहते थे हर ग्रह के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई भी ग्रह ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। तो पहले इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताती हूँ। केतु क्रिस्टल, शुक्र सुख, शुक्र शैया सुख, शुक्र प्रेम, शुक्र वैभव, शुक्र क्रिएटिविटी, शुक्र धन, शुक्र संपदा, शुक्र बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, घर की नई फर्निशिंग, नए गहने, नया कपड़ा, सब कुछ जो भी लग्जरीज हो सकती है वो सुख है। और क्रिस्टलाइज्ड जब केतु उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफायर है केतु, तो सुख की असीम वृद्धि, लिमिटलेस, लॉट ऑफ लग्जरीज, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड ऑल दैट विल बी देयर, ये तो पक्की बात है। लेकिन केतु तो केतु है, अपनी जो पर्सनल उसकी क्वालिटीज हैं, उसका जो एक ट्रेड है, ट्रेडमार्क है, उसको थोड़ी ना छोड़ देगा। और केतु क्या है, केतु तो सेपरेशन है, केतु तो विरक्ति है, केतु तो विच्छेद है, केतु तो डिटैचमेंट है। तो वैवाहिक जीवन में और प्रेम जीवन में डिटैचमेंट होगा ही होगा। यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि है और राहु की सातवीं दृष्टि है। मंगल क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है, पोजेशन, आप ओवर पॉजेसिव हो जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के। रेत को जितना कस के पकड़ेंगे ना, उतना ही धीरे धीरे हाथ से फिसलता जाएगा, और क्या होगा, मुट्ठी खाली हो जाएगी। सॉफ्टली पकड़ लीजिए थोड़ा, पूरा रेत मुट्ठी में रहेगा। दैट्स अबाउट योर मैरिड लाइफ एंड योर लव रिलेशनशिप। हम जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दूसरे के जीवन को, अपने प्रेम संबंधों को, अपने वैवाहिक जीवन को, तो टू मच कंट्रोलिंग की कोशिश में हम एक्चुअली सब कुछ खो देते हैं। मैं एक माँ हूं, एस्ट्रोलॉजर बाद में हूं, माँ पहले हूं, चौथा घर माता का ही है। तो एक मातृवत सलाह दे रही हूं आपको, और वो ये है कि ग्रह तो अपना इम्पैक्ट करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा विजडम भी तो कुछ कुछ चीज है ना। और एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है, इसका अर्थ ही है, हम लोग इतना टाइम एनर्जी लगाते हैं कि आपको हम होने वाली घटनाओं का एक पूर्व अनुमान दे सकें, ताकि आप आने वाले समय में जो बुरा होने से रोक सकते हैं, कम से कम उतना तो रोकिए, है ना। पूरी तरह तो समय को बदल पाना या ग्रहों की चाल को बदल पाना, वो तो ना मेरे बस में है ना आपके बस में है, लेकिन ये जो गाइडेंस है, इट कैन हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू एटलीस्ट मिनिमाइज द डैमेज, है ना। राहु की सातवीं दृष्टि तब जब राहु धनिष्ठा में जा रहे हैं शतभिषा से। अचानक घटनाएं जीवन में, जैसा कि मैंने कहा कि मटेरियलिस्टिक गेन्स की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन देखिए मटेरियलिस्टिक गेन्स का फायदा तभी है जब हमारे जीवन में प्रेम हो, सुख शांति हो, है ना। बात करें पांचवें घर की, कन्या राशि यहाँ पर है, उसका स्वामी बुध वक्री और अस्त है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। पांचवा घर संतान और प्रेम प्रसंग, फिर घूम करके बात वहीं आ गई। मेरे पिताजी कहते थे कि
कुंडली में अगर कोई एक घर, एक हाउस किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो निश्चित रूप से बाकी घर भी वही इशारा कर रहे होंगे, जरूरत देखने की है। जो दूसरा घर दिखा रहा है वही पांचवा घर दिखा रहा है। संतान के जीवन के कुछ निर्णय, लव लाइफ के कुछ निर्णय कोई बुजुर्ग ही लेगा, जो कि बड़े वाइज होंगे। इसीलिए कह रही हूं, सरेंडर कर दीजिएगा, रेजिस्ट मत कीजिएगा। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो निर्णय लेते हैं वो आपके हित में ही होते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि है, वैसे भी यहाँ पर शनि रेवती में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं। रेवती एक सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, तो जो निर्णय होगा ना आपके जीवन में, वो सेलिब्रेशन को ही क्रिएट करेगा, उतना विश्वास रखिए। बात करें आपके छठे घर की, तो यहाँ पर तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र चौथे घर में है केतु के साथ। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु। छठे का स्वामी जब चौथे में होगा तो रोग, ऋण और शत्रु की समाप्ति पर सुख की प्राप्ति। राहु की 9वीं दृष्टि है यहाँ। कोई क्रूर ग्रह छठे घर में हो, 6, 8, 12 में, या क्रूर दृष्टि हो तो उसको अच्छा मानते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर शत्रु हंता, रोग हंता, ऋण हंता योग बनाते हैं, यानी रोग, ऋण और शत्रु का नाश। बात करें 7वें घर की, तो यहाँ वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल सामने वाले घर में बैठ के पूर्ण दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं। पिताजी कहते थे कि जब कोई ग्रह किसी दूसरी जगह बैठकर अपने घर को या अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखे, तो इसको ऐसे समझो, कोई बच्चा विदेश पैसा कमाने गया, $100 कमाए, $10 उसने अपने पास रखे और $90 कहाँ भेजे? अपने घर में, जहां उसकी दृष्टि है। तो जहां वो ग्रह देखता है वहां अधिक शुभ फल देता है, बजाय इसके जहां बैठता है। मंगल पहले घर में बैठा है, 7वें घर को देख रहा है। आपकी मैरिड लाइफ एनर्जाइज्ड होगी, आपका बिजनेस एनर्जाइज्ड होगा, आपका बिजनेस पार्टनरशिप एनर्जाइज्ड होगा। यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि अस्त बृहस्पति मैं समझा चुकी हूँ, अस्त बृहस्पति को आपको, लेकिन उसके बावजूद बृहस्पति तो बृहस्पति है। पुष्य नक्षत्र में है, कोई पुराना पेड़ जो आपने लगाया था, जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है तो किसी पुराने कर्म का फल, कोई पेड़ जो पुराना लगाया था उस पर आने वाले फूल और फल दोनों को पल्लवित होते हुए, ग्रो होते हुए, उनको पूर्ण प्राप्ति की तरफ दिखाते हैं। फल पक गया, आ गया पेड़ पर। तो वैवाहिक जीवन में और आपके बिजनेस लाइफ में जो भी आपने कर्म पहले किए हैं, जो भी आपने प्लानिंग की है, उसके रिजल्ट इस समय आपको मिलेंगे। बात करें आपके 8वें घर की, तो 8वें घर में धनु राशि है, जिसका स्वामी बृहस्पति अस्त है। 8वां घर हमारा ससुराल है, हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान है। जब 8वें का स्वामी सूर्य के साथ होगा तीसरे घर में, तो पराक्रम से जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, मेहनत से जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी मेहनत ही हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। यहाँ पर केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि 16 तारीख तक है, बुध की दृष्टि पूरा महीना रहेगी और शनि की 10वीं दृष्टि है। बहुत सारी दृष्टियां हैं यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी दिखाई रहा है, दूसरा घर भी दिखा रहा है, 5वां घर भी दिखा रहा है, 8वां घर भी वही दिखा रहा है। एक बड़ा डिसीजन मेकिंग, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होगा, ये भी निश्चित है। आप शायद एग्री ना करें बड़ों की बात से, आप शायद तैयार ना हो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डाउटफुल हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी तो नहीं होगा, स्ट्रगल के साथ होगा, क्योंकि जो दृष्टियां हैं यहाँ पर वो बता रही हैं कि बहुत मेहनत लगेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, मानसिक, शारीरिक और ट्रबल्स भी आएंगे, इजी सेल तो नहीं होगा। बात करें भाग्य भाव के 9वें घर की, तो यहाँ पर मकर राशि, जिसका स्वामी शनि 11वें घर में बैठा है। जब भाग्य का स्वामी लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में बैठा हो, इसका मतलब है भाग्य से लाभ और इच्छा पूर्ति, इट्स अ गुड थिंग। और शनि जैसा ग्रह जो कर्म फलदाता है, तो अपने ही कर्मों के फल से लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। यहाँ पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं, भले ही अस्त है, भले ही अस्त है, लेकिन बृहस्पति तो बृहस्पति है। अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह लूज थोड़ी कर देंगे, है ना। और यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि रहेगी 16 तारीख से। हालांकि शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु हैं, तो थोड़ी हर्डल्स तो आएंगे। 8वां घर भी दिखा रहा है, 9वां घर भी दिखा रहा है कि कार्य पूर्ति में थोड़ी हर्डल्स तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अचीवमेंट्स विल बी ग्रेट, दैट्स अ गुड थिंग। 10वें घर में राहु धनिष्ठा में जा रहा है, शतभिषा से 2 अगस्त तक पूरी तरह पहुंच जाएगा। यह केतु की 7वीं दृष्टि और शुक्र की संजीवनी दृष्टि है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। यहाँ पर राहु का होना, ऐसा कहते हैं राहु 10वें दुनिया वश में, कर्म स्थान पर ग्रेट अचीवमेंट्स, और एक ट्रांजिट आएगा, एक ट्रांजिशन आएगा, एक चेंज आएगा अब तब जब राहु शतभिषा से धनिष्ठा में जाएगा। मंगल के घर में जा रहा है, मंगल नक्षत्र का स्वामी है धनिष्ठा का, मंगल एनर्जी है, मंगल युद्ध भी है। थोड़ा सा वर्क प्लेस पर बॉस से या किसी से उलझने से बचिएगा। हालांकि मनी वाइज अचीवमेंट्स होंगे, बाकी चीज़ों में होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने एंगर को और टेम्पर को कंट्रोल करके रखिएगा। यहाँ पर शुक्र की संजीवनी दृष्टि है और केतु की दृष्टि भी है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अपना एंगर कंट्रोल कीजिएगा। हालांकि शुक्र की दृष्टि यहाँ होने से प्रमोशन, धन की प्राप्ति या कोई बड़े बिजनेस अचीवमेंट्स या जॉब अचीवमेंट्स भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बात करें 11वें घर की, तो यहाँ शनि रेवती में है, 26 जुलाई से वक्री होंगे। 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति है, और शनि क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर के और कर्म भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो भाग्य और कर्म दोनों मिलकर के लाभ और इच्छा पूर्ति क्रिएट करेंगे। ये इस समय पूरी कुंडली की जान है आपकी। इस समय शनि का जो प्लेसमेंट है ना, वो पूरे के पूरे 12 ग्रहों को डोमिनेट कर रहा है, पूरे पूरे 12 घरों को, 9 ग्रहों को और 12 घरों को डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि जब भाग्य और कर्म का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो, ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन एस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि भाग्य और कर्म का जो रिजल्ट है वही तो लाभ है। और जब जो लाभ में बैठा है वो भाग्य और कर्म दोनों का स्वामी होगा, तो इसका मतलब ये कि जो एफर्ट्स आप करेंगे उसमें भाग्य पूरा पूरा साथ देगा और जबरदस्त लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर का स्वामी मंगल पहले घर में बैठा है। 12वां घर खर्चा है, खुद का खर्चा, हमारी मेहनत का खर्चा, हमारी एनर्जी का खर्चा। तो जैसे कि मैंने पहले घर जहाँ से शुरुआत की थी, दौड़ दौड़ के आप काम करेंगे। उसके अलावा विदेश है 12वां घर, विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट्स है, कोई प्लान्स हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई भी काम अगर आपके हैं, वो इस समय अच्छे से हो जाएंगे। वैसे भी केतु की 9th आस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि, और केतु और मंगल आपस में मित्र हैं। वैसे भी केतु मघा में है और मघा पितृ कृपा को दिखाता है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई आपको, शुक्र और केतु दोनों मघा में है, 4थे घर में है ना। तो पितृ कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में, आपके मदरलैंड में, माता के जीवन में, आपके भूमि भवन वाहन से रिलेटेड जो काम में हर्डल्स आ रहे थे, वो काम इस समय पितृ कृपा से बन जाएंगे। ये मेरी रीडिंग्स इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज आपको बताती हूँ। हनुमान चालीसा जरूर कीजिए। मंगल प्रथम भाव में है और शनि को भी साधेंगे, क्योंकि शनि इस समय भाग्य भाव का और कर्म भाव का स्वामी है। सब कुछ उसी के हाथ में, भाग्य, कर्म और लाभ तीनों को शनि लेकर के बैठा है इस समय। तो हनुमान चालीसा कीजिए, और अगर हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत कीजिए। गजब रिजल्ट्स आप पालेंगे अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हैं तो। बृहस्पति जब तक अस्त हैं उनको थोड़ी शक्ति दीजिए, या तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए या केले के पेड़ को थोड़ा सा हल्दी डाल करके जल दीजिए। ये है मेरी रीडिंग्स इस महीने के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ, तो आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप पर इम्प्लीमेंटेड है, नहीं है तो कितना है, लिखिए जरूर। हम लोग सिर्फ मैथमेटिशियंस हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम कितना भी पढ़ लें पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकते। कम से कम मैं तो नहीं हूँ। जितना जानती हूँ, जो जानती हूँ, वो आप तक पहुंचाती हूँ। कितना सही कितना गलत, ये निर्णय आपके हाथ। बताइए जरूर, ताकि अगर कोई सुधार की संभावना है तो मैं उसे कर सकूं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।